बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीम सेनेट में भी पेश कर दी गई हैं और वफाकी आईनी अदालत समेत 48 आर्टिकल्स में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। तरमीम की मंजूरी के लिए मेल मुलाकातें, बहस मुबाहिसा और शोर शराबा जारी है। इसी के खदो-गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर साद रसूल साहब ने और आमना शेख साहबा ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमना, आज आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा भी सामने आ चुका है, मेल मुलाकातें भी हैं, बहस मुबाहिसा भी है। और मुझे बताइए कि उसमें, चलिए इससे शुरू करते हैं कि एक 248 में तजवीज़ किया गया है कि सदर को फौजदारी मुकदमात का इस्तिस्ना हासिल है तो प्राइम मिनिस्टर को भी होना चाहिए। यहीं से शुरू करते हैं। तो क्या ये मुनासिब अमल है कि अगर कोई जुर्म करे उसको इस्तिस्ना हासिल हो उसी टर्नओवर के दौरान? देखिए, ये तो नहीं कहा गया कि कोई जुर्म करे तो हम ये अज्यूम का, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं ना कि कोई जुर्म करने जा रहा है। लेकिन एक सर्टन पोजीशन पे अगर एक शख्स आइज है और उसको आवाम ने अपने वोट से मुंतखब किया है तो उसके अंदर उसको अगर एक स्पेसिफिक उसके सिर्फ टर्म पीरियड के लिए इस्तिस्ना दिया जा रहा है ना, ये तो इस्तिस्ना नहीं दिया जा रहा कि जी आइंदा आने वाली सारी ज़िंदगी के लिए वो जो है उसको इस्तिस्ना मिल गया। तो उस टर्म के अंदर इस्तिस्ना की वजह सबसे बड़ी ये है कि एक जो हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं वो, क्योंकि हमने पहले बहुत दफ़ा देखा, उसकी वजह अगर मैं आपको थोड़ा सा लिंक कर दूं तो वो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी हो या वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हों, किस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके वज़ीर आज़म को यहाँ से निकाला गया पर्सनल एजेंडाज़ के ऊपर। वो कभी किसी इदारे के साथ उनकी कोई तलखी हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई तलखी हो, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इकट्ठे होकर एक एजेंडा बनाया हो, तो उस सिलसिले को रोकना, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बेहतर ना होता जमहूरियत के लिए फिर आप चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली बाकी जो आईनी होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं? देखिए, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली जो है ना, वो मुल्क को नहीं चला रहे, वो सिर्फ हाउस कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो उनका एज सच रोल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर नील है। उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल एज सच नहीं है, सिवाय इस बात के स्पीकर कौमी असेंबली जिस वक्त अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर चेयर कर सकते हैं, जिस वक्त डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है पूरा पैनल ऑफ चेयर्स है जो कोई भी चेयर कर सकता है, क्योंकि उस कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स, हालांकि चेयरमैन सेनेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजिशन, लेकिन उनका काम जो पार्लियामेंट के अंदर हो जाने वाली एक्टिविटी है उसको सिर्फ रेगुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बिजनेस। उनका ये प्राइम मिनिस्टर की सिचुएशन इसलिए बिल्कुल डिफरेंट है। प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में कोई और शख्स या उनकी गैर मौजूदगी में कोई और तीसरा चौथा पांचवा जो है वो मुल्क चलाने लग जाएगा, वो उनकी जगह डिसीजंस लेने शुरू हो जाएगा, उनकी जगह लीडर ऑफ द हाउस बन जाएगा, वो कोई और नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को हमें रोकना इसलिए बहुत ज़रूरी है, वरना अदरवाइज तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का साइकिल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और मैंने इसीलिए जब नाम लिया तो मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म का भी नाम लिया, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के भी प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया। ये किसी पर्सनल एजेंडा के तहत नहीं है, क्योंकि जो भी जमात आईनी तरीके से इलेक्शन लड़के हुकूमत बनाएगी उसके ऊपर उसको ये चीज़ जो है इसका एडवांटेज मिलेगा, उसके वज़ीर आज़म को ये इस्तिस्ना हासिल होगा। आज हमारी जमात के वज़ीर आज़म है, कल किसी और जमात के वज़ीर आज़म होंगे, उनके लिए भी ये इक्वल। लेकिन द प्राइम रीज़न फॉर दिस इज़ कि स्टेबिलिटी लाना पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो है हमने इस्तेकाम देखा कहाँ है? जो वज़ीर आज़म आता है उसके ऊपर हम फसाद डाल देते हैं, उसको हम नीचे गिराने की कोशिशें शुरू कर देते हैं, हम कंटेनर्स पे चढ़ जाते हैं, हम वज़ीर आज़म की नकलें उतारना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इस तरह के शरपसंद अनासर को रोकने के लिए हमें लीगल फ्रेमवर्क देना है ना। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, आईनी अदालत की आईनी अदालत से पहले आपकी इजाजत मुझे से, सॉरी अच्छा, आज आप इजाजत ये देंगे कि मैं जवाब कम और सवाल ज्यादा पूछूं? मेरे जवाब आपने सवाल आमना से पूछा, मैं आमना से पूछना। वजीर आजम पाकिस्तान, अभी हम शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहे, जो भी वजीर आजम पाकिस्तान हो, उसके पास आपके मेरे टैक्स का पैसा होता है। हाँ, वो कस्टोडियन है नेशनल एक्सचेकर का। अगर वो उसमें से चोरी कर ले, हम नहीं कहते शहबाज शरीफ कर रहा, अगर वजीर आजम जिसके पास नेशनल एक्सचेकर का पैसा है, जैसे वो 190 की बात, जिस भी तरह का जो भी, क्या उसको इस्तिस्ना होना चाहिए कि उसके खिलाफ मुकदमा नहीं फाइल होगा चोरी का? ये तो बात मैंने सवाल किया आमना से। देखिए,
देखिए मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, आपने दे दिया ना इस्तिस्ना। इस्तिस्ना दिया फॉर द टर्म। तो ठीक है, वो वजीर आजम है, क्वेश्चन करें जितनी देर उसके पास मेरा पर्स है, मैडम मैं अच्छा बुरा किया आप जरूर क्वेश्चन मैडम मैं आपको अपना पर्स दे दूं, सॉरी मैं आपको अपना पर्स दे दूं, 5 साल बाद मैं पर्स वापस ले लूंगा। जो 5 साल आपके पास है वो पर्स, उसमें अगर मैं आपसे सवाल नहीं पूछ सकता, पूछे ना मुझसे, आप उसमें सवाल मुकदमा नहीं फाइल हो मैंने सकता। आपको ये दिया था और ये वापस नहीं हो मिला है। सकता ना, इस्तिस्ना हासिल है प्रेसिडेंट को भी, अब नहीं हो सकता। इस्तिस्ना अब तो हासिल है तजवीज़ for the क्या ये term- मुनासिब है बात for the कि जिस term शख्स of नहीं, office, डेफिनेटली वो for the ऐसे term ही of है। office। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, जितनी उनकी मुद्दत है ताहयात नहीं नहीं है। ताहयात नहीं, तो आया आप तो किसी की भी नहीं है ना, तो मुझे बताएं दुनिया में कि फिर किसी की इस भी तरह तो ताहयात इस नहीं तरह है तो ना। कोई प्रॉब्लम मुद्दत नहीं है। उनके ओहदे की मुद्दत के दौरान ही मुझे कहा ये था बताएं ना तजवीज़ कि के फिर लिए। इस तरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह पहले हुकूमतों में हुआ। मैंने आपको 2 एक्चुअल मिसालें दी। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई किया, कंटेम्प्ट ठीक में। है, और उस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उन्होंने खुद टीवी पे आके बयान दिया जब वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे 2021 में कि जी वो फैसला दुरुस्त नहीं था और उनकी बेसिस पे इनके नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो रिजेक्ट नहीं होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि इनके पेपर्स फॉरन एक्सेप्ट करें, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके पेपर्स एक्सेप्ट किए। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस तरह अगर हम अलाउ करते रहेंगे तो ये स्टेबिलिटी कभी भी नहीं आएगी। 4 लोगों का दिल करेगा कि जी ये वजीर आजम हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम हटा देते हैं, और वो कोई एक फैसला कर देंगे उसके खिलाफ। जैसे नवाज शरीफ साहब के केस क्या हुआ, वहां भी तो यही हुआ ना, एक फैसला किया गया, उनको पनामा में तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसके बाद में कहा गया जी ये फैसला दुरुस्त नहीं था, हम इस फैसले को रिवर्स करें। बैरिस्टर साहब सॉरी मैं इसको वाज़ेह एक आम सा सवाल जो लोग भी पूछ रहे हैं ना, वो ज़ाहिर है आप कानून समझते हैं, माहिर कानून है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आईनी अदालत के क़याम से कम होंगे, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये जरा बताइएगा, आम आदमी पूछना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तो अब सुप्रीम कोर्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो तकरीबन ना, वो तो ऐसे ही है जैसे आईनी कि मुकदमा आप सारे उधर चले जाएंगे। नहीं, आईनी के अलावा मैं आपको पढ़ देता हूँ आपकी इजाज़त से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो वैसे तो पहले ही इख्तियार कोई नहीं, मतलब अब क्या इसमें बात करें, लेकिन जो कुछ इख्तियारात थोड़े से रह भी गए, उसके अंदर वाजे कर दिया, पहली दफ़ा आईन पाकिस्तान ने लिख दिया कि रेंट और फैमिली मैटर्स, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नीचे, ऊपर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जज साहिबान के पास आईनी मुकदमात भी सुने जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के भी मुकदमात सुने जा सकते हैं, बेलें भी सुनी जा सकती हैं, रेंट भी सुना जा सकता है, बाकी भी। ये हाई कोर्ट के जज साहिबान सारे काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है कहने को आपके और मेरे आईनी मामलात की, हुकूक की, वो रेंट और फैमिली मैटर। आप मेरे घर में मुकीम है और मैं आपसे चाहता हूँ कि 50,000 रुपया मुझे महीने का दें, आपने नहीं दिया, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। फैमिली मैटर, 2 बंदों की डिवोर्स हो गई है, मेंटेनेंस 10,000 देनी चाहिए थी या 15,000 देनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जितने बड़े इंपॉर्टेंट बात भी है, जितने मुकदमों में आपके मेरे बुनियादी हुकूक इन्वॉल्व, बाय द वे बुनियादी हुकूक किस चीज़ में इन्वॉल्व है? आप और मैं गाड़ी में जा रहे हों और हमें पुलिस वाला रोक ले, कहे कि आपने लाल सिग्नल तोड़ा, हमारे बुनियादी हुकूक का क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। आपकी ज़मीन है, हुकूमत ने एक्वायर कर ली, आपके राइट ऑफ प्रॉपर्टी का आर्टिकल 23-24 का मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। आप प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। आपको गलत क्रिमिनल केस के अंदर इनकार्सरेट किया गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, वो भी आईनी अदालत जाए। सुप्रीम कोर्ट जो किसी ज़माने में होती थी, माजरत उसकी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, कुछ लोगों को वहाँ तनख्वाह भी मिल रही होगी, 2-4 रेंट और फैमिली और इस तरह के मुकदमे भी चलेंगे। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुझे एक बेहतर अमल है, इख्तियार खत्म करने के हवाले से देने दे, मुझे ये बताएं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या इंस्टीट्यूशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इदारे का नाम ज़रूरी है या उनका काम ज़रूरी है? वो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, एक तरफ मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इनकी बात मान लेती हूँ, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एग्जिस्ट करती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वही सारे फैसले, वही सारी बातें, वही सारे सवालों पर एडजुडिकेट करेगी जो पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या? या तो हम ये कहते हैं ना कि जी हमने वो मामलात सुनने की
जो राइट्स हैं वो ही अदालत से ले लिए, वो तो एक प्रॉब्लम थी। बट अगर आपने सिर्फ एक और टियर ऐड कर दिया है कि जी ये अदालत, और ऑलरेडी मैं तो समझती हूँ इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि हमारी अदालतें वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। तो अगर उसके अंदर एक बाइफरकेशन आ गई है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुन रही है, और जो दूसरी कोर्ट है वो आपके जितने एपेलेट प्रॉब्लम्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल से नहीं है, रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनको सुन रही है। आई डोंट सी वेयर द प्रॉब्लम इज। या तो आप ये कहें, मुझे प्लीज बताएं इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या कोई ऐसा मुकदमा है जो अनसुना रह जाएगा? बिल्कुल नहीं है। तो जब ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो अनसुना रह जाएगा, तो सिर्फ क्या प्रॉब्लम ये है कि वो SC का नाम चेंज होके जो है वो FCS हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम है? अच्छा बैरिस्टर साहब, हमारे तनख्वाह के पैसे से सारे इंस्टीट्यूशन, हमारे टैक्स के पैसे से सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं। आपको सॉरी, मैं 184 में आता हूँ। हमारे टैक्स के पैसे से सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दें, आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कर दें, आप नाम बदल के उसको नवाज शरीफ कोर्ट कर दें, आप उसे शहबाज शरीफ, जो मर्जी नाम रख लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन फिर उसे करें ख़त्म। हाँ, ये नहीं कि मैं अपने टैक्स के पैसे जो वैसे ही 2 रुपए हैं उसमें से 1 रुपया उस इंस्टीट्यूशन को भी चलाने पे लगा रहा हूँ जो कोई काम नहीं करता है, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन सा इख्तियार है? आप मुझे वो नहीं, वो सुन सकता है। सॉरी, आप मुझे वो मुकदमा बताएं जिसमें फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व नहीं होता। एक मुकदमा बताएं, एक मुकदमा बताएं, एक मुकदमा बताएं जिसमें फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, मैं इसका जवाब दे देती हूँ। साथ ने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, एज अ लॉयर आई कैन वाउच फॉर दिस कि ये हमारी लीगल ट्रेनिंग में शामिल होता है कि अगर मुझे आज आप ये भी कहेंगे कि जी आपने शो में बैठ के फलां बात क्यों कही, तो मैं उसके ऊपर भी कोई ना कोई फंडामेंटल राइट लगा के कह दूंगी कि जी दिस इज फंडामेंटल राइट, सारा फेडरल कोर्ट जाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ माय फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपने कैसे मुझसे सवाल किया, ऑल ऑफ दैट। ये हमारी लॉयर्स की ट्रेनिंग में, किसी भी अच्छे लॉयर को आप देखेंगे वो दुनिया की किसी भी चीज़ के ऊपर जब केस करेगा, ये आपके केस को स्ट्रॉन्ग करने का एक तरीका भी होता है कि आप कहें जी मेरे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड। जब आप लीव टू अपील देते हैं ना, तो कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि क्या फंडामेंटल कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी, आपने आइन में लिख दिया है। आप 27th अमेंडमेंट का ड्राफ्ट पढ़े, उसमें आपने लिख दिया है, कोर्ट नहीं डिसाइड करेगी। मैं भी यही कह रही हूँ कि लिख दिया है, पूरी बात तो सुने। मैं भी यही कह रही हूँ कि लिख दिया है। कौन सा मुकदमा है जो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? मैं ये कह रही हूँ कि ये एक आपने बात बताया है। तो खुद ही है। सुने भाई, मैं आपको एक और बात बताऊं। सॉरी, आपने लिखा एक्सेप्ट रेंट एंड फैमिली मैटर्स। जिस दिन वो फैमिली मैटर या रेंट नहीं, कत्ल, इक़दाम कत्ल और बाकी इस तरह के किसी भी सॉरी कत्ल और इक़दाम कत्ल की कुछ अपीलें जिसके अंदर सॉरी कुछ अपीलें जो 199 में नहीं सुनी गई वो जाएंगी। लेकिन मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं, मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं, ना गुजारिश करूं, सुने तो सही बात, वो देख तो लें उसको थोड़ा सा। 9 मई 9 मई की अपीलें किधर जाएंगी? मैडम से पूछ। क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस है ना। अटैक ऑन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कौन सा क्रिमिनल केस है? सही है, कौन सा क्रिमिनल केस है जो आईनी, जिसमें आईनी सवाल नहीं इन्वॉल्व? मैंने आपको गोली मार दी, आईनी आपके राइट टू लाइफ है। कौन सा क्रिमिनल केस कौन सा है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? बताएं ना, जिसमें फंडामेंटल राइट नहीं इन्वॉल्व। बताएं। इन्होंने कहा कि जी रेंट मैटर्स हैं, फैमिली मैटर्स हैं, हर मैटर के अंदर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। मैं उसका ये जवाब दे रही हूँ कि एक ये बात है कि वकील ने लिखने की खातिर लिख दिया कि जी मेरा फलां फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया, और एक ये बात है कि एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट फंडामेंटल राइट्स की थी या नहीं थी। ये डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। हमारे एक दोस्त हैं, और ये जो इनकी बाइफरकेशन अदालतों की गई है, ये की भी इसीलिए गई है कि एक कोर्ट एपेलेट कोर्ट का काम करेगा और एक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम करेगा। हमारे एक दोस्त हैं, वो डिसाइड करेंगे। हमारे एक दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, कोर्ट की बड़ी रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ी सी। उन्होंने एक ऐसे ही मजे में बात की, लेकिन वो ड्राफ्ट फ्लोट होने से पहले की थी। अब ड्राफ्ट देख के तो लगता है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के पास अब दुआ और बददुआ देने का इख्तियार रह गया। आज मैंने फेसबुक पे पढ़ा है किसी ने। गुजारिश है कि इसका मजाक एक तरफ, आपको नहीं पसंद सुप्रीम कोर्ट, कोई मसला नहीं, आप उसे तब्दील करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, फिर बंद कर देना सुप्रीम कोर्ट, फिर मेरे टैक्स के पैसों से वो जो चल रही है, वो जो जिसको आप लाइक, इसको खुदा का वास्ता, जो आपने सो मोटो वाला मैंने बात की थी 184 को खत्म कर दिया।
184 के नीचे सिर्फ दो किस्म के मुकदमात, 184(3) के नीचे दो मुकदमात कोई भी सुनने के लिए आपकी कंडीशन दो है। कंडीशन 184(3) में ये थी कि जो भी मैटर होगा 184(3) में जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है, उसमें दो बुनियादी चीज़ें होंगी तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। एक, इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट, आपके मेरे बुनियादी हुकूक का से रिलेट करेगा मुकदमा। दूसरा, वो क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये दो कंडीशंस आर्टिकल 184(3) में ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सारे इख्तियार ले लिए गए हैं, ये आईनी बेंच को दे दिया गया, वो आईनी बेंच को दे दिया गया, वो आईनी अदालत को दे दिया गया। दूसरी बात 184(3) ये थी कि अगर अदालत खुद ये समझे, किसी एप्लीकेशन के बगैर खुद ये समझे कि कोई मैटर है जिसमें लोगों के बुनियादी हुकूक वायलेट हो रहे हैं और फंड और पब्लिक इंपॉर्टेंस का सवाल है, तो अदालत किसी और चीज़ की बजाय सो मोटो में खुद मुकदमा सुन लेती है। तो बैरिस्टर साहब देखना, एक ये ताकत अब खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की ये ताकत फेडरल खत्म कर दी फेडरल कोर्ट की भी खत्म कर दी गई। लिखा हुआ मोटो वाली दोनों की खत्म दोनों कर की दी खत्म कर दी। I thought सू आप पहले मोटो वाली की की बात पावर अब एग्जिस्ट ही नहीं exist नहीं, करती उसे आईने करते हैं। पाकिस्तान में से। क्यों, क्या करने, क्या जरूरत है? आइन, फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक इंपॉर्टेंस के सवाल है, क्या जरूरत है? अच्छा, हमने इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी, क्या जरूरत है? क्या जरूरत जरूरत उनकी बिल्कुल जरूरत है, इसमें लेकिन वो आके क्या जरूरत है? आईनी अदालत में चारों सूबों की नुमाइंदगी भी है और दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, लोगों ने भी पूछा कि जो जजेस की ट्रांसफ़र वाला है, कि अगर जजेस अपने ट्रांसफ़र पर रजिस्ट करते हैं तो उन्हें रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। देखिए, एक कोई असूल होना चाहिए ना, एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम के तहत पूरी दुनिया में मुल्क चलते हैं। ये तो नहीं होता कि हर किसी, अभी तक मैं बताऊं पाकिस्तान की, जो मेरी नज़र में पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये है कि हर शख्स ये कहता है कि मैं अपनी एक लॉबी बना लूंगा और मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो जुडिशरी हो, वो आपका कोई किसी भी किस्म का शख्स हो, हम इस सिस्टम पर चल रहे हैं ना। तो आप ये जो आपने बात की ट्रांसफर्स को रेजिस्ट करने की, ये भी इसी तरह बात है। जो बेचारा ब्यूरोक्रेट होता है उसके साथ भी यही होता है, जो अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग बना लेता है, वो 10 साल तक एक ही स्टेशन पे बैठा रहता है बेचारा, बाकी बेचारे सारे उतनी देर में 10 हार्ड एरियाज फिर के आ जाते हैं। तो इसी तरह आपकी जो ट्रांसफर्स हैं उसका एक सिस्टम है, आपके जुडिशल काउंसिल ने उसके ऊपर डिसीजंस लेने हैं। आप कैसे ये कि और क्यों कहेंगे कि जी मैं नहीं जाता, हाउ एंड व्हाई? देयर हैज़ टू बी अ सिस्टम टू एवरीथिंग। ये बेसिकली मैं आपको उसको और एक्सप्लेन कर दूं और इनकी बात से कनेक्ट कर दूं। इन्होंने कहा कि जी सुओ मोटो खत्म करने का ये मतलब है कि किसी के कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। एक अगर सवाल ले ले मेरा, थोड़ी सी गुजारिश वफाकी आईनी अदालत आज खुद किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर सकती है अगर उसे महसूस हो कि इस मुकदमे में आइन की ताबीर का कोई अहम सवाल शामिल है। ये बात बैरिस्टर साहब कर रहे थे। इस नहीं, सॉरी, मैं ये दो मुख्तलिफ बातें, सुने दो मुख्तलिफ बातें। आज खुद मुकदमा सुनने का इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट के पास पहले मौजूद था, वो हर अदालत से खत्म कर दिया गया। ठीक है, वो था ये जो प्रोविजन मुकदमा शुरू करने का, जी जी जी, हाँ, तो मैं वो करेक्ट, मैं ये जो आप बात कर रहे हैं, ये तो उससे रिलेट करती है कि लेट्स से कि सुप्रीम कोर्ट एक मुकदमा सुनना शुरू कर देती है। चलें हम बात करते हैं, किसी शख्स की बेल सुनना शुरू कर देती है, ठीक है, किसी के खिलाफ मुकदमा है, सुन लेना, अभी आपने क्लॉज टैक्स का मुकदमा सुनना शुरू कर, कुछ सुनना शुरू कर, सुप्रीम कोर्ट को लगता है चलें फोन की टैपिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, कोई मुकदमा अपील कोई भी मुकदमा सुन, और उस मुकदमे में फौरन पता चलता है कि ये तो एक आध सख्त सवाल भी हो सकता है, तो आईनी अदालत को ये इख्तियार दे दिया गया है कि वो किसी भी अदालत का कोई भी मुकदमा अपने पास ले आए और सारा रिकॉर्ड उससे ले लेकर हम सुनेंगे। हाई कोर्ट्स का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी, पढ़ लें। तो ये दो इदारों के दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है उसमें पढ़ लें, लिखा है। मैं पहले भी एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन आई वांटेड कि ये अपनी साइड ऑफ स्टोरी सुना लें। देखिए, जो सुओ मोटो पावर्स थी ना, वो बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। सुओ मोटो पावर्स में होता क्या था कि हमने देखा कि वो डैम फंड जैसे मुकदमे और क्या क्या, ये बड़ा अजीब सा निज़ाम बन गया था कि बहुत सारे जजेस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमने देखा कि जजेस ने अस्पतालों में जाके एक्शन लेने शुरू कर दिए। ये जजेस का काम नहीं है। किसी दिन अस्पताल का दौरा हो रहा है, जी अस्पताल के एमएस के खिलाफ मुकदमा सुने, इनको अदालत में पेश किया जाए। किसी दिन किसी हाउसिंग सोसाइटी का हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई थी। मुझे कहते हुए भी बुरा लगता है कि जुडिशरी हैड बिकम अ टूल to exploit the citizens of this country. At the hands of who? कौन करता था exploit? वो खुद अदालत के जो आला अदलिया के जो जजेस थे, वो खुद
they were utilizing their positions to exploit the citizens of Pakistan इस suo motu powers की वजह से। क्योंकि आपकी मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी, आपने मेरे बारे में कोई बात की, मैंने सुबह आपको मुकदमे में बुला लिया, आपने मुझे अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 6 कनाल का प्लॉट नहीं दिया, मैंने आपको सुबह मुकदमे में बुला लिया। आप कहती हैं पॉलिटिसाइज थे। पॉलिटिसाइज तो बहुत छोटा लफ्ज है। देखिए, पॉलिटिसाइज तो ये होता है ना कि सिर्फ पॉलिटिशियंस के साथ ऐसा कर रहे हो, पॉलिटिशियंस के साथ तो ऐसा कर ही रहे थे, आम आवाम के साथ भी उस सुओ मोटो पावर्स की वजह से बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें गलत हुई। अब जो इसके अंदर अमेंडमेंट की गई है उसका मकसद ये है कि अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है तो वो ज़रूर अदालत आए और उसके केस के ऊपर फैसला होगा। अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी नहीं है तो आपको ये इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि आप किसी बिजनेसमैन को, किसी बेचारे स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियन को, किसी आम आदमी को, किसी रेडी वाले को, किसी को भी बुलाएं अदालत में और अपना ढोंस जो है वो जो उसके ऊपर जता के उससे अपने काम निकलवाएं, उसको ब्लैकमेल करें, उसको थ्रेटन करें। आपसे ये इख्तियार ले लिया गया है। एग्रीव्ड पार्टी की कंप्लेंट के ऊपर, एग्रीव्ड पार्टी की पिटिशंस के ऊपर जरूर फैसला सुनाएं आइन और कानून के अंदर रहते हुए। मिनिस्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब जरूर तो बहुत अच्छी बात है कि ब्रेक पे मैं आपसे करूंगा। ब्रेक पे रहना ज़्यादा ज़रूरी है। जब वापस आएंगे करेंगे आईनी अमेंडमेंट्स की। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आईनी तरामीम की, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर आईनी और कानूनी कोई राय लेना चाहें तो वो भी आईनी अदालत से ले सकते हैं। बैरिस्टर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर उन्हें कोई आईनी और कानूनी राय दरकार है तो वो आईनी अदालत की तरफ जाएंगे और वो अपनी इनपुट उन्हें देगी और फिर वो उस पर फैसला करेंगे। बहुत अच्छी बात आमना, बहुत अच्छी बात है। यकीनन बहुत अच्छी बात है। चलिए आमना, बैरिस्टर साहब तो आज कुछ खफगी का इजहार कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। देखना, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, वरना होना चाहिए। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके इत्तेहादी हैं, वो भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उनके कंसर्न्स थे। उन्होंने कहा फिर हमारे साथ हाथ हो गया और हमारी जो क्लॉज थी उसको शामिल नहीं किया गया, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ शिकों पर एतराज़ था वो तो उन्होंने खैर आप लोगों ने निकाल दी, वो तो हमने पहले भी बताया था। तो इत्तेहादी क्यों नाला दिखाई देते हैं आपसे? अपोजिशन तो चलिए शोर शराबा कर रही है। देखिए, इत्तेहादी नाला नहीं है मेरे ख्याल में, उनका राइट है और होना भी चाहिए। इट्स अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर वो सवाल नहीं उठाएंगे, अगर वो डिबेट नहीं करेंगे, बैरिस्टर साहब भी तो कल यही चाहते थे ना कि सबको अपना इनपुट देना चाहिए, सबको डिबेट करनी चाहिए। आपने भी कहा कि पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए, सब लोगों की राय शामिल होनी चाहिए। तो सब लोगों की राय शामिल हो रही है, फिर इसमें तो कोई गिले वाली बात ही नहीं। हम तो बड़े खुश हैं। हमारे इत्तेहादी या ऑपोजिशन वाले अगर हमारी किसी बात के ऊपर सवाल उठाते हैं, अगर हमसे पूछते हैं कि जी हमें इस बात से एतराज़ है, हमें इस शिक से एतराज़ है, हमें ये कॉमा पसंद नहीं आया, हमें ये फुल स्टॉप पसंद नहीं आया, तो हम तो खुश होते हैं। हम वेलकम करते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को। हम ओपनली बात करना चाहते हैं हर उस बात के ऊपर जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और यही जमहूरियत का हुस्न है। हम डिक्टेटरशिप नहीं चला रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमने जो वजीर आजम ने कह दिया हम डंडे सोटे के जोर के ऊपर कैबिनेट के अंदर बंद लफाफों में फैसले करा लेंगे ना। हम तो सबके सामने कर रहे हैं, सबको इजहार राय दे रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि यार आपका क्या इसके ऊपर इनपुट है, आपका क्या इनपुट है। आप हो सकता है आप किसी बात से डिसएग्री करें, आप तब भी हमारे लिए उतने ही इज्जतदार हैं जितने बाकी सब लोग हैं। तो ये तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इत्तेहादियों में से कोई भी हमसे नाला है। वो यकीनन इजहार राय कर सकते हैं अपना, उनकी राय हमारी जो हमारी राय है या जो हमारा एक कह लें कि प्रपोजल है उससे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसमें खपकी और नाला होने की कोई बात नहीं। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजों की तकर्री करेंगे, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा है। एक तो ये देखिए, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ा अच्छा आईनी अदालत जो है वफाक और सूबाई जो हुकूमतें हैं उनके दरमियान जो तनाज़ात होते हैं उनके हल के लिए भी किरदार अदा करेंगे। उनको पहले भी आइन में लिखा हुआ था। अच्छा, ये पहले भी था? पहले भी आइन में लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार था। अच्छा, पहले भी आइन का आर्टिकल 185 के अंदर इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास था, यही अल्फाज लिखे हुए। तो इससे तो कोई स्ट्रक्चरल चेंज उस तरह नहीं हुई। मैडम से गुजारिश है। और जो मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा था, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो होंगे वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और जजेस का तकर्रुर करेंगे। पूरी दुनिया में लेजिस्लेचर जो है वो करता है, पूरी दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशल कमीशन भी ये जुडिशल कमीशन के थ्रू भी कर सकते थे। सर का सवाल ये है कि आप जुडिशल कमीशन के थ्रू क्यों नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट के थ्रू क्यों कर रहे हैं? इट्स अ प्रोसीजरल थिंग। आपकी असेंबली
पूरी नेशनल असेंबली को अगर ये लगता है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान को ये लगता है कि ये बेहतर प्रोसीजर है, आइन ने उनको ये इख्तियार दिया है कि वो 2/3 अक्सरियत के साथ ये फैसला कर सकते हैं, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे इसको जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम बात पूरी नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी ना नहीं, मुझे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप डिप्टी कमिश्नर कहीं लगे में, मैं आपसे कहता हूं कि आप साहिवाल से आपको ट्रांसफर करके लाहौर भेज दें, आप कहते हैं मैं नहीं जाना चाहता, तो आपके साथ क्या होगा? आप ओएसटी बन जाएंगे, यही होगा ना? ये तरीका कर यही है, ओएसटी बन जी ऐसे सर्विसेज रूल तो यही कहते हैं, हर इदारे के ऐसे ही। तो आपने कहा कि जो ट्रांसफर होकर नहीं जाएगा हम उस जज को रिमूव कर देंगे। हाँ, वो रिटायर्ड तस्वर करेगा खुद, उसको रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा। ओएसटी एंड रिटायर्ड आर द सेम। नो, रिटायर्ड का मतलब है सर्विस से खत्म हो गया वो जज। ओएसटी का मतलब है वो 2 साल के लिए सिर्फ ओएसटी है। उसकी मैं आपको वजह बता देती हूं। वजह बताएं ना। उसकी मैं आपको वजह बता देती हूँ। जिन जजेस की बात हो रही है ये आला अदलिया के जजेस हैं, वो ऑलरेडी अपने करियर के लास्ट फेज। अच्छा, चीफ सेक्रेटरी अगर कहता है कि मैं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता, आप ओएसटी कर देते हैं। ये नहीं हो सकता। 22 ग्रेड का अफसर कहता है मैं नहीं जाना चाहता, आप ओएसटी कर देते हैं। आप ओएसटी क्यों नहीं कर रहे, आप रिमूव क्यों कर रहे हैं? आप उनको जजेस को ओएसटी नहीं कर सकते ना, तो आला अदलिया के जज को तो आप ओएसटी नहीं, तो फिर वही बात हो गई ना। ये तो फारिग कर दे, नौकरी से फारिग। नहीं, एक टेक्निकल तो नहीं भाई, वो 2 साल बाद फिर लग जाएगा कहीं। ये कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जी उनको उनकी मरात नहीं मिलेंगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा। उनको आप उन्हें रिटायर, आप उन्हें रिमूव फ्रॉम सर्विस कर देंगे, वो रिमूव कर देंगे ना सर्विस से, क्यों कर देंगे? अच्छा, इसको भी हमने मुझे समझाइए बैरिस्टर क्यों? साहब, नहीं, सॉरी माजरत, मैं इस पे मैडम ने कहा कि ये सारे पाकिस्तान के, सारी दुनिया के अंदर होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, जैसे सरकारी मुलाजिम, वो जैसे सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, हाँ, जैसे एक पीएनशीएन होता है, जजेस को भी आप ऐसे सरकारी मुलाजिम की तरह ना, जजेस सरकारी मुलाजिम हो गए ना अब तो। चीफ सेक्रेटरी भी सरकारी मुलाजिम है ना मैडम, वो एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, जुडिशरी नहीं है एग्जीक्यूटिव का हिस्सा, लेकिन आपने बना दिया। भी ट्रांसफर्स होती हैं पूरी दुनिया में होती हैं ट्रांसफर्स, और ट्रांसफर्स को सही है किया जाता है ट्रांसफर के। अच्छा ठीक है, ये नहीं होता एक बंदे ने कहा, जिसका दिल करे वो जहां जाए, एक बंदे ने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, जैसे ब्यूरोक्रेसी कह सकती है मैं नहीं भाई, तो भाई ब्यूरोक्रेसी नहीं, बहुत सारी और सर्विसेज भी हैं जिसके अंदर आपके पास ये एबिलिटी है कि आप कि नहीं किया जाए, और आप ज्यादा से ज्यादा ये करते हैं कि जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की चीफ मिनिस्टर को फलाना बंदा नहीं पसंद, वो कहती है बलोचिस्तान भेजते हैं, वो कहता है मैं नहीं जाना चाहता, उसको ओएसटी कर देते हैं, 2 साल बाद कोई और चीफ मिनिस्टर आता है उसको वापस अपॉइंट कर देता है। हाँ, रिमूव क्यों कर रहे हैं? ये जरा देखिए, रिमूव करने में मैं आपको यही कहा ना कि क्योंकि आला अदलिया की बात हो रही है, और वहाँ पे ऑलरेडी कोई भी जज जब वहाँ पहुँचता है मोस्टली लास्ट 3, 4, 5 years ऑफ देयर सर्विस होते हैं, ठीक है। अब उनकी मैडम जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी कम से कम 20 साल की सर्विस पड़ी हुई है। हाई कोर्ट के जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस को आप 40 साल की उम्र में जज बनाते हैं, 40 की उम्र में जज बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 68 तक रह सकते हैं। वो एक जज है जो 41 क्या कहता है मैं नहीं ट्रांसफर होना चाहता, उसको रिमूव क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ, उसको रिमूव इसलिए कर रहे हैं कि एक सिस्टम को फॉलो करना है, और उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने। सरकारी मुलाजिम है, स्ट्रिक्ट मेजर्स सरकारी मुलाजिम है, जजेस सरकारी मुलाजिम। द ओनली रीजन इज, मैं अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं, शायद बैरिस्टर साहब को मेरे अल्फाज बहुत बुरे लगे, लेकिन बात ये है कि आपको कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट कह लें या जो भी कह लें देनी पड़ेगी ना, कि ये चीज नहीं करनी, ये चीज नहीं करनी। देयर इज अ सिस्टम दैट नीड्स टू बी फॉलोड। ये नहीं है कि मेरी अपनी मर्जी है, मैं जज बन गया हूँ, मेरे पास हरे झंडे वाली गाड़ी आ गई है और मैं जो हूँ राइट लेफ्ट एंड सेंटर अपनी मनमानी करता फिरूंगा। देयर इज अ सिस्टम, मेरे पास चंद पावर्स हैं। इसको वाज़ेह कीजिएगा, जो मेरे ज़हन में क्यूरी सी आ रही है, वफाकी आईनी सॉरी मैं इसी से पूछे पर लाजिम हो गए। नहीं, सुने तो सही, सुने भाई, हमें इसको थोड़ा सा, आपने आर्टिकल 175 ए के जी क्लॉज 3 के प्रोवाइजो में लिखा, अभी क्योंकि रिमूवल की बात हो रही है, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट जो है, उसका मतलब एक पैनल बनेगा, 3 बंदों में से आप नॉमिनेट करेंगे, प्रोवाइडेड दैट इफ द नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज डिक्लाइंस टू बी चीफ जस्टिस, आपने किसी को कहा चीफ जस्टिस बनते, वो कहता है मैं नहीं बनता, ही शैल, अब सुने बात सुने, आपने मंसूर अली शाह साहब से कहा कि आप चीफ जस्टिस, पैनल भेजा मंसूर अली शाह साहब का, मुनीब अख्तर साहब का जो उससे नंबर उनसे नीचे हैं, और लेट्स से जो भी नंबर 3 के ऊपर जज, आपने 3 बंदों का पैनल भेजा, मैं कहा गया कि मंसूर अली शाह साहब आप चीफ जस्टिस बन, वो कहते हैं मैं नहीं बनता, 3 बंदों का पैनल लिया, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब साहब और एक और, क्लॉज कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज
डिक्लाइंस टू बिकम चीफ जस्टिस, वो रिफ्यूज कर देता है, ही शैल along with the judges who is considered and not nominated be deemed to have been retired. आपने 3 जजेस का पैनल भेजा, उसमें से एक को नॉमिनेट कर दिया, उस एक ने कहा मैं नहीं बनना चाहता, आपने तीनों को रिटायर कर दिया, ये कैसे होगा? मैं पढ़ रही हूँ आपके कहने के ऊपर, मुझे मैंने भी यही खोला है। तो आपने तीन पैनल का जजेस भेजा, एक ने कहा मैं नहीं बनना चाहता, आपने तीनों को रिटायर कर दिया, ये कैसे होगा? पर्पसेस ऑफ डिबेट मैं इसको मैं खुद भी अंडरस्टैंड कर रही हूँ आपके साथ साथ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट इफ द नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज डिक्लाइंस टू बिकम द चीफ जस्टिस, ही शैल अलोंग विद द जज who is considered and not nominated। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ जो तीन आपने भेजे, तीन का पैनल भेजा, तीनों को कंसिडर किया, एक को कहा जजेस हैं, अपॉइंटेड एंड नॉमिनेटेड आर डिफरेंट। अपॉइंट तो कोई भी नहीं हुआ ना, वो तीनों नॉमिनेटेड जजेस। तो आपने तीनों को कंसिडर किया, वो नहीं, उसमें से एक ने कहा मैं नहीं बनना चाहता, आपने तीनों को रिटायर कर दिया। along with the judge who is considered and not nominated लिखा हुआ है, वही तीन है ना, वही तीन है ना, नॉमिनेटेड है। नहीं मैडम, वो कंसिडर्ड है ना, नॉमिनेट तो एक हुआ चीफ जस्टिस के लिए। मुझे ना वो मैडम मुझे दो चीज़ों का वास्ता, मैं आपको इसकी वजह बता, इसके साथ मैं आपको इसकी वजह भी आम आदमी समझना चाहता है कि आईनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। हाँ जी, लाजिम होंगे, सुप्रीम कोर्ट उसकी, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट उसकी ताबे, उसके ताबे होंगे। और दूसरी बात सॉरी, गुजारिश है along with the judge, not judges, not judges, so that doesn't in any case, no ओहो नहीं, सॉरी मैडम, जज इसलिए लिखा है क्योंकि अगले दो नहीं है ना, ईच जज, मैडम। दूसरी बात है नॉट नॉमिनेटेड। मैडम को चाहिए कि अपनी हुकूमत से इस पे बात कर लें, लॉ मिनिस्टर साहब इस पे बात कर चुके हैं आज, मैं उसी की वही तशरीह कर रहा हूँ। आपने एक पैनल भेजा जजेस का, 3 बंदों का, 5 बंदों का, लेट्स से, लेकिन 3 से हम गुजारिश करते हैं, जिसमें से एक को आप चीफ कंसिडर करेंगे, तीनों को कंसिडर करेंगे, एक को नॉमिनेट कर देंगे, ठीक? उसने कहा मैं नहीं बनना चाहता, आपने तीनों को रिटायर कर दिया। ये समझाइए कि तीनों क्यों, अगर वो नहीं बनना चाहते तो ये सिर्फ उन पे लागू होना चाहिए। नहीं देखिए, उसके अंदर मैंने आपको यही कहा है, ये नहीं लिखा हुआ कि वो नहीं बनना चाहते, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। What it says is, मैं एग्जैक्ट आपको पढ़ के बता देती हूँ। Provided that if the nominee under this clause declines to become the chief justice, he shall along with the judge who is considered and not nominated be deemed to have retired and considered and not nominated ना, अगर आपने उनमें से किसी को नॉमिनेट कर लिया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसकी थोड़ी सी इसकी तशरीह करता हूँ। जब याया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाया गया था, 4 बंदों को नॉमिनेट किया था, याया साहब, मुनीब साहब, और 3 बंदों को नॉमिनेट किया था, और मंसूर अली शाह साहब। हाँ, जब याया साहब को बनाया, लेट्स से कि याया साहब कहते हैं मैं नहीं बनना चाहता, तो तीनों को रिटायर कर देंगे, क्योंकि तीनों कंसिडर हुए थे। कंसिडर्ड एंड नॉट नॉमिनेटेड, ये तो हो सकता था ना कि उन 3 में से किसी और को बना दिया जाता, ये तो हो सकता था ना, ये तो यहाँ नहीं लिखा। अगर याया साहब रिफ्यूज करते, इस्तग़फ़ार पढ़े मैडम, इस्तग़फ़ार पढ़े, मैं इनकी एक्सप्लेनेशन को आगे लेके चलती हूँ। याया साहब ने रिफ्यूज कर दिया, हमने कहा कि जी ठीक है, हम मंसूर अली शाह साहब को बना देते हैं, तो वो तो रिटायर्ड नहीं हुए ना। नो आप गलत इंटरप्रेट कर रही हैं। आपके लॉ मिनिस्टर ने क्लियर इंटरप्रेट किया है कि आपने 3 बंदे, सॉरी जी यही मैं कह रहा हूँ, आपने तीनों को कंसिडर किया, लेकिन तीनों को कंसिडर किया, एक को नॉमिनेट किया, उसने कहा मैं नहीं बनूंगा, आपने तीनों को रिटायर कर दिया। लेकिन उन क्यों तीनों को रिटायर किया? नॉमिनेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक को नॉमिनेट किया। सॉरी मैडम, इसको मैडम हम आइन की बहस है। आपने 3 को कंसिडर किया, एक को नॉमिनेट किया, वो 1 है या 2 है या 3 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 को कंसिडर किया, एक को नॉमिनेट किया, जो नॉमिनेट हुआ वो कहता है यार मैं नहीं बनना चाहता, दिया, वो रिटायर हो तो गया। आपने तीनों को रिटायर कर दिया। पढ़े, आप तीनों को रिटायर करें, पढ़े। अगर उनको आप क्यों तीनों को रिटायर कर रहे हैं? उनमें से किसी को तब भाई पढ़े ना, मैं पढ़ के आपको पढ़ के सुनाता हूं। नहीं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। It very clearly says, provided that if the nominee under this clause declines to be the chief justice, he shall, along with the judge who is considered and not nominated, वो भी रिटायर। अगर मैं आप नहीं, एक सेकंड, मैं आपको और आसान अल्फाज में समझाती हूँ। मैं, आप और बैरिस्टर साहब, हम तीनों कंसिडर हुए, ठीक है। आपको कहा चीफ जस्टिस बन जाए, आपने इनकार कर दिया बनने से। रिटायर हो गए। नहीं, आपने इनकार कर दिया,
बैरिस्टर साहब का दूसरा नंबर पे कोरा निकल आया, इनको बना दिया चीफ जस्टिस। तो जो तीसरा वाला है who was वो अंग्रेजी तो पढ़ considered लें। नहीं, and बैरिस्टर साहब considered करेक्ट and में not को जी, नहीं पढ़ लेना, आप पढ़ लें। considered and not मैं nominated। आपसे कहता हूँ आप उर्दू में I पढ़ लें। would be the one considered आप and उर्दू वाला not पढ़ लें nominated। प्लीज, आर्टिकल It इसमें क्या clearly पढ़ें? says considered ये- and not nominated। जी 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 तो तो considered तीनों and को not- कंसिडर किया ना, एक को नॉमिनेट किया उससे पहले उसके बाद 175 दूसरे ए को तो को नॉमिनेट कर सकते हैं ना। नहीं, ये तो रिटायर हो गया वो रिटायर नहीं, मैडम रिटायर तब हो गया 175 अगर ए वो पढ़े नॉमिनेट मैडम नहीं जरा हुआ। पढ़ लेते हैं ना आपने 175 ए के मुताबिक। इसके नीचे हाँ जी। आप जरा अगर आते जाएं, अच्छा मैं काफी नीचे डी आती है। डी का 3 है, डी का 3 हाँ, डी का 3 डी फॉर डॉग ठीक है जी, 3 इसके अंदर डी आ गया जी। जी डी आ गया, D2 उसमें है। D3 के बाद पहले सब क्लॉज 1 है, Yeah। फिर 2 2 है, है। ऐसा ही है। उसके बाद जो 2 के नीचे प्रोवाइडेड दैट है, ये जरा पढ़े। अच्छा जी, आर्टिकल 175 डी, चीफ जस्टिस और दीगर जजों का हल्फ। इससे अपने मनसब का चार्ज संभालने से कबल वफाकी आईनी अदालत का चीफ जस्टिस सदर पाकिस्तान के सामने हल्फ उठाएगा। अदालत का कोई दूसरा जज चीफ जस्टिस के सामने हल्फ नहीं सॉरी, अच्छा जी, मैं 175 ई 175 डी इस शिक से मुराद वफाकी 175D के अंदर आगे क्लॉज सब 3 क्लॉज है 1 है 1 और to 3 सब क्लॉज 2 है। आर्टिकल ओके जी, आर्टिकल 199 की दफात को मुतासर किए बगैर अगर अदालत ये समझे कि किसी मामले में सॉरी ये भी आप नहीं ठीक है, नहीं पढ़ रहे। 175 के ई है। अंदर डी का मेरे पास- 3 मैं पढ़ देता हूं। एक मिनट, इस आर्टिकल के तहत तकर्री की तारीख नहीं मैं ये भी पढ़ नहीं दूं है। आपकी इजाजत जी से? आप जी मेरे पास प्रोवाइडेड दैट जी। हम इसकी आसान तशरीह करते हैं और हुकूमत क्लैरिफाई कर दे अगर हमारी तशरीह ठीक नहीं है, ठीक है। जो लॉ मिनिस्टर साहब ने कही अगर वो तशरीह ठीक नहीं है, हुकूमत क्लैरिफाई कर दे। हम ठीक तो है। चाहते हैं कि इसको क्लैरिफाई कर दे। प्रोवाइडेड दैट इफ द नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज, 3 बंदों का पैनल गया, ठीक है, एक को उस 3 में से एक को नॉमिनेट कर दिया, 3 बंदों का पैनल गया, एक को नॉमिनेट कर दिया कि इन 3 में से जहां तक फुला, आप दुरुस्त सुने हैं। सुने सुने कंसिडर तो तीनों को किया ना, इसीलिए आपने मंसूर अली शाह को भी कंसिडर किया, आपने बाकियों को भी किया, आपने या अफरीदी जो नीचे था उसको भी कंसिडर किया, आपने कहा ये बनेगा, ठीक है। तीनों को कंसिडर किया, तीनों में से एक को नॉमिनेट किया, वो नंबर 1 हो या 2 हो या 3 हो। प्रोवाइडेड दैट इफ द नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज डिक्लाइंस टू बी चीफ जस्टिस, वो कहता है मैं नहीं बनना चाहता, ही शैल, वो along with the judge who was considered, बट जो नॉट retire। नॉमिनेटेड। तो तीनों रिटायर हो गए ना। नहीं, तीनों हो गए बट नॉट खुदा का नॉमिनेटेड। वास्ता, आपका लॉ मिनिस्टर भी यही कह रहा यहाँ है। पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि सेकंड आपके law minister भी यही कह रहे हैं। सेकंड चॉइस के तौर पे कोई नॉमिनेट नहीं हो सकता, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। सो बेसिकली पता है आप करना आपने क्या एक चाहते को हैं? nominate चले मैं किया, चले उसको मैं चले इसको इसको मफरूज़े इसको पे- इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं कोई। मफरूजे पे दूसरा बात nominate हो सकता है। मफरूजे पे बात करते हैं। आपने मंसूर अली शाह साहब को और मुनीब अख्तर साहब को कहा कि आप दोनों पैनल हैं, आप में से एक चीफ जस्टिस बने। फिर आपने मंसूर अली शाह साहब को कहा कि आप ऐसे करते हैं, आपको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये इस तरह की पावर जिसमें सिर्फ रेंट और ये फैमिली मैटर्स हैं, मैं नहीं बनना चाहता। आपने क्योंकि कंसिडर दोनों को किया था, मुनीब साहब को और मंसूर अली शाह को, आपने दोनों को रिटायर कर दिया ना। 209 लगा ना कुछ और, वो आपने सिंपलिसिटी रिटायर कर दिया। जिसको रिटायर करना चाहते हैं उसको पैनल में कंसिडर करके कहें हमने नहीं बनाया, वो रिटायर हो गया। नॉट लाइक दैट। जो लोग नॉमिनेट अच्छा, नहीं होंगे सिर्फ वो होंगे। नहीं, इससे दिस इज अ नेवर एंडिंग हमारी है, इस- ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। अपनी लेकिन नहीं, आपको आपके बता law दूं, minister साहब कह चुके बहुत हैं। क्लियरली उसमें ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, कंसिडर्ड बट नॉट नॉमिनेट। वहाँ साहब, पे ये नहीं हम लिखा यहाँ पर हुआ। बहस करेंगे। देखें ना, अभी तो 60% काम तो जो मुश्तरका कमेटी थी, लॉ एंड जस्टिस कमेटी जो पार्लियामेंट की थी, सेनेट और कौमी असम्बली की, उसमें 60% डिबेट मुकम्मल हो चुकी है। अपोजिशन ने उससे बाइकआउट किया है। तो वो मेरा ख्याल है कल भी 11 बजे इजलास है, उसमें कंप्लीट हो जाएगी 40%, और मेरा ख्याल है मंगल तक ये अमेंडमेंट हो सकता है सोमवार को ही हो। क्या ख्याल है आमना, बताइएगा, देखिए- पीर या मंगल को अप्रूव हो जाएगी ये देखिए amendment? बिल्कुल अगर उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, और आपने क्योंकि कहा तो मैं बहुत ज़्यादा सबकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ इस बात की तरफ कि यहाँ से अपोजिशन की सीरियसनेस का पता चलता है। आप दोनों ने कल यहाँ पे बैठ के उनकी बहुत एडवोकेसी की कि जी आप अपनी ऑपोजिशन वाले मेंबर्स को भी ऑन बोर्ड हमने लें, तो आप कोई सबको इत्तेफाक राय साथ पैदा लेके कर चलें। लें, हम तो साथ लेके चलने की बात नहीं, करें, पर जो मैं आप ये कह रही सियासी हूँ, हम इस्तेकाम भी की ये बात है। चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं। हम एक बार नहीं लातादाद बार उनको ये ऑफर भी कर चुके हैं, उनको बुला चुके हैं, उनसे गले मिल चुके हैं, उनको आगे से ये कह चुके हैं कि हम आपकी ओपिनियन को वैल्यू करते हैं, हम चाहते हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव इनपुट दें, हमें बताएं कि काम किस तरह बेहतर हो सकता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। लेकिन यहाँ से इनकी सीरियसनेस का पता चलता है कि इनका एजेंडा क्या है। इनका एजेंडा सिर्फ इश्क़ इमरान है, इनके एजेंडा पे पाकिस्तान नहीं है, इनके एजेंडा पे पाकिस्तान की आवाम नहीं है, आवाम की बेहतरी नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ इमरान खान की मैंने तस्वीर ब्रेक को को जाना साफ करना एक अगर और बड़ा उसकी सवाल ले ले, टिकटॉक वो फिर बनाना रह है, जाएगा that's it। इसमें।
बलूचिस्तान असम्बली की जो नशिस्तें उसको बढ़ाने की और जो एडवाइज़र्स हैं उनकी तादाद बढ़ाने की भी बात की गई है, तजवीज़ किया गया है। क्या इतने माशी मुश्किलात जो हैं, हालात हैं, इसमें असम्बलियों की नशिस्तें बढ़ाना या फिर उनके एडवाइज़र्स को लेके आना, देखें ना, देखिए आई थिंक बलूचिस्तान एक मुनासिब ऐसा सूबा है जिसकी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स भी बढ़ा दिए प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स भी बढ़ाए। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जिसकी आज से से कम हो पिछले जाएंगे। बहुत सालों से हैं और उनकी नशिस्तें बढ़ाना कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिससे कोई किसी के ऊपर इस तरह का बोझ पड़ेगा। उनको रिकग्निशन देना, उनको ओनरशिप देना, उनको ये बताना कि आप भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने हम बाकी सब सूबों में रहने वाले हैं। बलूचिस्तान बहुत अंडर प्रिविलेज्ड इलाका है। हम जितनी भी उनकी नहीं, प्राइम मिनिस्टर की पूरे मुल्क की बात करते हैं, वफाक और चारों सूबों की बात करते हैं। वो बेचारे ऑलरेडी आप ये देखें कि कहीं पे भी हुकूमत की बात होती है, मुल्क की बात होती है, किसी भी काम की बात होती है, उन बेचारों की रिप्रेजेंटेशन इज नेक्स्ट टू निल। चलें, जल्दी ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो वो बेनतीजा खत्म हुए हैं, मुस्तकबिल में क्या होगा उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म हुआ। वो इसलिए ख़त्म हुआ कि अफगानिस्तान की जानिब से एक नया ड्राफ्ट सामने आया जो कि काबिल कबूल नहीं था। पाकिस्तान का एक ही एजेंडा था, एक ही नुक्ता था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना की जाए, लेकिन इस पर कोई माकूल जवाब हमें मौसूल नहीं हुआ। बैरिस्टर साहब, बहुत सारे पॉइंट्स थे कि हमें सिक्योरिटी को तरजीह देना चाहिए, तजारत को आसान बनाना है, हमने आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये हमारी तरफ से था, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान के सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक नया जब ड्राफ्ट आ गया जो कि हमें काबिल कबूल ही नहीं था, ना तहरीर दी जा रही थी और ना दहशतगर्दी पाकिस्तान में जो हो रही है उसको इस्लामी तौर पर रोका जा रहा था, ये हमारे जो मुतालबात थे इनको कंसिडर ही नहीं किया गया। बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? हमने तो बहुत कोशिश की, अब भी की, और अब भी हमारा वक्त यही कह रहा है, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं। देखिए, हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, हम सारी दुनिया में अमन चाहते हैं। हमारी अफ़गानिस्तान से लड़ाई नहीं है, वो हमारा बरादर मुल्क है। हमारी अफ़गानियों से लड़ाई नहीं है, वो हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, हमसाए हैं। हम दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं। हम अफ़गानिस्तान का या अफ़गानियों का ख़ात्मा नहीं चाहते, क्योंकि 27वीं तरमीम की आमद है और आपके और मेरे बात करने के हक़ का कल को लिटिगेशन में मुकदमा अगर हो गया हमारे पे कोई ऐसी वैसी बात करने का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाएगा। तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। हमने मुझे ये बताइए, हमारे जो मुतालबात थे कि एक तो अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, दहशतगर्द ग्रोहों के ख़िलाफ़ ठोस काबिल अमल और तस्दीक और मौसर इक़दामात जो हैं वो किए जाएँ, और फिर हमने कहा एक वाज़ेह मजहबी फरमान अफ़गानिस्तान की तरफ से जारी हो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिहाद को वो मना करार दें। इस तरह के हमारे मुतालबात थे, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ये हमारे मुतालबात जो है ना बड़े बेसिक थे। इसके ऊपर जो अभी रिसेंटली बयान दिया गया और उसको पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ को तोड़ मोड़ के वो ज़बीउल्लाह साहब ने बयान किया, वो बेसिकली उनकी बातों के अंदर ना नज़र आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान का तो बेसिक मुतालबा है, पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि जी आपका जो TTP है उसको आप ख़त्म करें, अपने सरजमीन से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है उसको बंद किया जाए। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये मुतालबा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये मुतालबा अफ़गानिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर साबित होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी हमेशा से जिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अगर एक दहशतगर्द भी आप में पल रहा है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। हमें तो वो नुकसान पहुंचाएगा तो हम आपको वापस अटैक करेंगे, किसी और मुल्क को वो नुकसान पहुंचाएगा तो हम आपको वापस अटैक करेंगे। जो हम कल बात कर रहे थे, अफ़गानिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि क्या वो ये करके अपने मुल्क का कोई भला कर रहे हैं या वो अपने मुल्क को उन तारीकियों में धकेल रहे हैं जहाँ से उनको निकालने वाला कल को कोई नहीं होगा। हम एज अ कंट्री आज अपने एलाइज की जितनी कदर करते हैं, क्या अफगानिस्तान अपने एलाइज की उतनी कदर कर रहा है? अगर वो इंडिया को आज अपना एलाय बना रहे, क्या यही भारत कल उनके लिए खड़ा हो मुश्किल वक्त के अंदर? क्या ये भारत उस वक्त खड़ा होगा जिस वक्त भारत के ताल्लुकात बाकी ममालिक से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और उनकी सिचुएशन डिफरेंट होगी? क्या उस वक्त वो अफगानिस्तान के साथ खड़े होंगे? ये उनके लिए बड़ी आई ओपनिंग चीज़ है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ बहुत शुक्रिया आपका, साथ साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में क्या इसलिए भी ज़रूरी है कि खित्ते में क़याम की ज़मानत पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कलीदी किरदार अदा किया है जिसे दुनिया मानती और जानती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।